दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान के बिना राम जी का काम कभी पूरा ही नहीं हुआ है। शास्त्रों में आपने देखा होगा किस तरीके से जब भी प्रभु राम किसी कठिनाई में आते थे तो हर बार हनुमान बीच में आते थे और उस कठिनाई और राम के बीच खड़े होकर राम जी की हर बार नैया पार लगा देते थे। लेकिन अब कलयुग है, अब ना तो वैसे राम है ना वैसे हनुमान है। ये बयान आपने आखिरी बार कहाँ सुना था? चिराग पासवान ने कहा था। चिराग पासवान ने कहा था कि अब ना कोई राम है ना कोई हनुमान है, ये कलयुग है। लेकिन देखिए, यही चिराग पासवान कालांतर में अपने आप को मोदी का हनुमान बताते थे। बिहार में मोदी की नाव पार लगाने की जिम्मेवारी हर बार उठाते थे। 2020 में पर्दे के पीछे किया तो उपचुनाव में खुल्लम खुल्ला किया। लेकिन इस बीच एक महत्वाकांक्षा होती है, हर हनुमान की महत्वाकांक्षा होती है। उस काल में भी हनुमान की महत्वाकांक्षा थी। उसने सीता जी को जब देखा कि वो 24 घंटे राम के साथ रहती हैं तो उस हनुमान को भी इस बात से ईर्ष्या हुई थी कि मैं अपने प्रभु और आराध्य के साथ 24 घंटे क्यों नहीं रह सकता हूँ। तो प्रभु राम ने कहा कि वो हमारी अर्धांगिनी है, वो हमारे नाम का सिंदूर लगाती हैं, इसलिए वो हमारे साथ 24 घंटे रह सकती हैं। तो इस पर क्या किया था हनुमान जी ने, आपको याद होगा। देह में तेल लगाकर भखड़ा सिंदूर के जो गोदाम है उसमें कूद गए थे और पूरे शरीर में लगा लिया था प्रभु राम का सिंदूर। इसके बाद शायद समझ में आ गया था श्री राम को कि मेरे लिए इससे बेहतर व्यक्ति, इससे बड़ा शिष्य, इससे बड़ा अनुयायी कहीं नहीं हो सकता है। इसी तरीके से शायद एनडीए में भी कई बार प्रयास किया है चिराग पासवान ने कि वो नरेंद्र मोदी को एहसास करा सकें कि वो उनके सबसे प्रिय हैं, उनके प्रति जो भावना रखते हैं वो सबसे विभिन्न है। और इस प्रेम को उन्होंने राम हनुमान का नाम दिया था। लेकिन कालांतर में ये बातें स्पष्ट हुई कि चिराग पासवान की कथनी और करनी में भी अंतर है। भाजपा भी चिराग पासवान को अपना हनुमान मानने के लिए, मोदी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। जब चिराग की पार्टी टूटी, जब चिराग की पार्टी के सांसद भागे, जब चिराग पासवान के पिता की मृत्यु हुई, इन सारे बहुत ही मुश्किल घड़ियों में भाजपा का हाथ चिराग पासवान को नहीं मिला। यहाँ तक कि एक बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब चिराग पासवान के पिता के जो उनका आवास था सरकारी, उसे खाली कराने की नौबत आई। तब एक बहुत ही विकट परिस्थिति आई जब नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान आमने सामने हुए। तारापुर और कुशेश्वर के चुनावों में चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं भाजपा ने जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल के दौरान जो रामविलास पासवान का सरकारी आवास था उसे खाली कराने की नौबत आई, तो जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पड़ी हुई थी, वहीं दूसरे बाबा साहब कहे जाने वाले रामविलास पासवान की तस्वीर भी ज़मीन पर पटकी हुई थी। इसकी वजह से किसी भी पुत्र को नाराज़गी हो, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ जहर नहीं उगला। एक बहुत ही सधे हुए तरीके से उन्होंने भाजपा का विरोध भी किया। लेकिन आगे चल के जब उपचुनाव बिहार में हुए तो भाजपा ने उन्हें फिर अपने साथ कर लिया। जहाँ एक तरफ गोपालगंज में भाजपा को जीत मिली, वहीं मोकामा में टक्कर बहुत सीधी हुई। इसके अलावा कुर्नी चुनाव में भी चिराग पासवान की वजह से भाजपा को फायदा हुआ, ऐसा भाजपा भी मानती है। लेकिन फिर भी भाजपा चिराग पासवान से अपने रिश्ते को आज तक सीधे सीधी नहीं मानती है। कभी इक्का दुक्का नेता चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बता देते हैं। कोई ये कहता है कि चिराग पासवान अब हमारे साथ हैं, कोई ये कहता है कि चिराग पासवान हमारे लिए ही हैं। लेकिन आज तक चिराग पासवान के लिए भाजपा का जो प्रेम है या उनकी ऑफिशियल एंट्री एनडीए में नहीं हो पाई है। और अब तो खबर ये आ रही है कि पशुपति पारस ने ऐसी चाल चल दी है कि जिसकी वजह से चिराग पासवान का एनडीए में एंट्री छोड़िए, उनका नाम भी कोई नहीं लेगा। आप कंफ्यूज होंगे। चिराग पासवान का एक जनाधार है बिहार में, जो जनाधार चुनावी रणनीति के आधार पर बड़ा है, तो उस जनाधार को भाजपा क्यों छोड़ना चाहेगी? दरअसल भाजपा ये बात जानती है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जब आमने सामने होंगे तो वोट बिखरेगा। उन्हें ये भी पता है कि चूंकि पार्टी के सारे सांसद और जो उच्च नेता थे उस दौरान वो सब पशुपति पारस के साथ है, तो एक मेजोरिटी पशुपति पारस की तरफ है। इसीलिए शायद इस मामले में भाजपा सीधे तौर पर पड़ना नहीं चाहती है। कई बार चिराग पासवान ने भी ये बात कही है कि चूंकि ये मेरा और चचा का लड़ाई जो है वो राजनीतिक और उससे ऊपर उठकर पारिवारिक भी है,
इसलिए इसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी का पढ़ना ना पढ़ना ये पूरी तरीके से उनका कॉल है। मैं नहीं चाहूँगा या नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहेंगे कि किसी के पारिवारिक मामले में इंटरफेयर करें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि राजनीति जहाँ तक है वहाँ मैं और भाजपा एक साथ नज़र आते हैं। हालांकि चिराग पासवान ने भी ये बात कही है कि वो जब भी गठबंधन करेंगे तो चुनाव के नज़दीक ही करेंगे। अब आगे चल के क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन ऐसी कौन सी चाल चल दी है पशुपति पारस ने जिसकी वजह से चिराग पासवान का नाम तक अब लेने वाला एनडीए में कोई नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा ने बिहार में सम्राट चौधरी को सामने कर दिया है और सम्राट चौधरी को सामने करके उसने ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ी रणनीति बना दी है। दूसरी बड़ी बात, आगे चल के खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष थे विधान परिषद में, उस कुर्सी पर अब किसी दलित को बिठाकर सीधे तौर पर दलितों को भी अपने पाले में करने के लिए भाजपा एक चाल चल देगी। लेकिन इन सब के बीच में अगर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक किसी ने बिहार में एनडीए में खेला है तो वो है पशुपति पारस। उन्होंने सम्राट चौधरी की ताजपोशी के अगले दिन ही ये मांग कर दी कि एनडीए में सम्राट चौधरी को सीएम का चेहरा बनाकर 2025 की तैयारी आज से शुरू कर दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जहां सभी पार्टियां बिहार में महत्वाकांक्षाओं के आगे धराशायी हो जा रही हैं और महत्वाकांक्षा की वजह से गठबंधन टूट जा रहे हैं। चिराग पासवान की भी महत्वाकांक्षा थी, वरना इस एनडीए गठबंधन में वो आज भी होते। सीटों को लेकर भूपेंद्र यादव से उनका जो नोकझोंक हुआ उसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा और आज भी सीटों के समझौते को लेकर या फिर सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लगातार दाव कर रही है कि अगला सीएम एनडीए से चिराग पासवान को अगर भाजपा घोषित करती है तो ये गठबंधन बिना किसी शर्त के हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान पर भाजपा दाव क्यों लगाएगी? भाजपा दूध की जली है, वो छाछ भी फूक फूक कर पिएगी। नीतीश कुमार ने जितना दंड दिया है, जितना दंश झेला है नीतीश का भाजपा ने, उसको भाजपा भूले तो भूले कैसे। जितनी बार नीतीश कुमार को भाजपा ने बिहार में सीएम प्रोजेक्ट है उतनी बार नीतीश कुमार ने भाजपा को झटका दिया है। जब जब भाजपा ने किसी और पार्टी के नेता को देश भर में सरकार बनाने का मौका दिया है और सीएम बनने का मौका दिया है, तब तब सरकारें नहीं चली हैं। भाजपा स्वावलंबी होना चाहती है बिहार में। इसके आड़े केवल एक चीज बिहार में आता है, बिहार का जातीय समीकरणों का समूह, जिस मिथ को तोड़ नहीं पा रही है भाजपा। कभी लालू के माध्यम से, कभी तेजस्वी के माध्यम से ये मिथ बरकरार रहता है। लेकिन इस बार भाजपा ने पुख्ता तैयारी कर ली है कि वो बिहार में ओबीसी वर्ग को अपने पाले में करेगी और दलितों को भी चेहरा देकर बिहार में अब इन्हीं चेहरों के माध्यम से सरकार बनाएगी। ऐसे में जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा लटक जाते हैं, आरसीपी लटक जाते हैं, वहीं चिराग पासवान को भी लटकाने की तैयारी कर रही है भाजपा। आगे चल के इनसे गठबंधन तो भाजपा करेगी लेकिन शर्तें अपनी रखेगी। शायद इसी में चिराग पासवान भी अब फंस गए हैं और इस चीज को भांपते हुए एक सीजन पॉलिटिशियन वेटरन ने, पशुपति पारस ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसकी वजह से चिराग पासवान की राजनीति पर फिलहाल बहुत बड़ा ठप्पा लग जाता है कि वो एनडीए में अब नहीं आ सकते हैं। देखिए, पशुपति पारस ने जिस दिन घोषणा हुई कि सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा बिहार में अध्यक्ष, उसके अगले दिन ही अपनी प्रवक्ता देवयानी मित्रा को ये जिम्मेवारी दी कि वो मीडिया में आकर अपनी बातें रखें। हमारे चैनल पर भी उन्होंने बात रखी थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि एक बड़ा चेहरा चूंकि अब मिल गया है भाजपा को और उनके चेहरे में वो तेज है जिससे योगी का चेहरा दिखता है उत्तर प्रदेश जैसा, तो ऐसे में क्यों ना उन्हें आगे करके एनडीए चुनाव लड़े। ये बड़ी मांग है। देखिए, ये व्यक्तिगत स्वार्थ से आगे बढ़ के मांग है, ये वक्त के तकाजे को समझने की मांग है और इसको समझते हुए यदि पशुपति पारस ने ऐसी मांग रख दी है तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है चिराग पासवान पर। मैं मानता हूं कि आरसीपी सिंह पर भी दबाव है क्योंकि उनके जातीय समीकरण से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने उस प्रेशर को रिलीज किया। कल सम्राट अशोक के कार्यक्रम के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में सम्राट चौधरी को सीएम मानने के लिए तैयारी कर दी। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से नाम उनका बार बार सुझाया गया, लेकिन वो जानते हैं कि यदि डिप्टी सीएम भी भाजपा दे देती है तो बड़ी जीत होगी। हालांकि भाजपा उन्हें केंद्र में भेजना चाहती है, ऐसा हमें पूरी जानकारी है। तो फंस कौन जाता है? देखिए, फंस जाते हैं सीधे तौर पर चिराग पासवान, जिनकी पार्टी के नेता उन्हें अब केंद्रीय मंत्री नहीं बल्कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
ऐसे में पशुपति पारस के इस दाव से आप खुद समझ सकते हैं कितनी बुरी तरीके से चिराग पासवान की राजनीति एक्सपोज हो जाती है। अब बात सीधी है, एनडीए में एंट्री अगर इस शर्त पर करना चाहते हैं तो अब तो एंट्री नहीं होगी। और यदि नाम लेने की बात है तो चिराग अगर बागी होते हैं तो अभी तो फिलहाल कुछ बहुत कम लोग बचे हैं जो उनका नाम लेते हैं एनडीए में, आगे चल के संभावनाएं और छिन्न हो जाती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।